देखिए इस क्वेश्चन में आपको कॉलम मैच करना है। लेफ्ट हैंड साइड कॉलम में 3 स्ट्रक्चर आपको दिया गया है। इन तीनों स्ट्रक्चर में कौन सा टाइप का रिएक्शन हो सकता है उसका एक लिस्ट आपको आरएचएस में राइट हैंड साइड में प्रोवाइडेड है। तो हम पहले क्या करेंगे, आरएचएस में जो 4 टाइप के रिएक्शंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इन चारों टाइप के रिएक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट जो रिएक्शन है दैट इज पैटर्नो-बुची रिएक्शन। पैटर्नो-बुची रिएक्शन के बारे में पहले हम डिस्कस करते हैं। ये रिएक्शन क्या है? एसेंशियली पैटर्नो-बुची रिएक्शन इज ए 2+2 फोटोसाइक्लो एडिशन रिएक्शन। फोटोसाइक्लो एडिशन रिएक्शन, जहाँ पे जो रिएजेंट होगा वो रिएजेंट क्या होना चाहिए? एक कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए, यानी कि एल्डिहाइड या फिर कीटोन। और वो एल्डिहाइड एंड कीटोन एलिफैटिक भी हो सकता है, एलिफैटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है। और उसके साथ एक एल्किन रह सकता है या फिर एल्काइन भी रह सकता है। बहुत जगह पे लिखा है कि सिर्फ एल्किन पैटर्नो-बुची रिएक्शन में टेक पार्ट करता है, लेकिन वो सही नहीं है। पैटर्नो-बुची रिएक्शन में एल्काइन भी टेक पार्ट करता है। और साथ में हमको क्या देना होगा? सनलाइट या कोई भी फॉर्म में आपको एक लाइट देना होगा। तो फाइनली जाके आपके पास यहाँ पे क्या आएगा? प्रोडक्ट आएगा। अब प्रोडक्ट कैसे आएगा? एक रिएक्शन ऐसे एज्यूम करके लिखते हैं कि अगर आपके पास ये वाला कीटोन है और उसके साथ एक इथिलीन मॉलिक्यूल है, ठीक है? एक इथिलीन मॉलिक्यूल है, उसको अगर आप सनलाइट दोगे, आप कैसे इसको इमेजिन करोगे कि इन दोनों के बीच में ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे आपका बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो क्या होगा? यहाँ पे ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड। इथिलीन में एक ही बॉन्ड रह गया, तो बाकी क्या है? बाकी यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है। और लेफ्ट हैंड साइड में ये दोनों आर ग्रुप था, तो यहाँ पे एक आर है, यहाँ पे एक आर है। कोई भी 4 मेंबर्ड रिंग जहाँ पे एक हेटेरोएटम है ऑक्सीजन, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ऑक्सीटेन। तो ये क्या जनरेट हुआ? ऑक्सीटेन जनरेट हुआ। एंड दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ पैटर्नो-बुची रिएक्शन। पैटर्नो-बुची रिएक्शन में आपको एज ए फाइनल प्रोडक्ट ऑक्सीटेन मिलेगा। अब यहाँ पे मैंने बहुत आसानी से ये वाला रिएक्शन को दिखा दिया आपको कि 2 डबल बॉन्ड के बीच में एक यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो ये हो गया आपका 2+2 फोटोसाइक्लो एडिशन। बट सपोज यहाँ पे CH2 के जगह ये सबसे आसान वाला एल्किन हमने लिया था, ये हमने लिया था सिंपलेस्ट एल्किन। सिंपलेस्ट एल्किन लिया था ये हमने, विच इज इथिलीन। लेकिन यहाँ पे CH2 के जगह अगर हमारे पास मिथाइल ग्रुप होता या फिर हमारे पास OMe ग्रुप होता और यहाँ पे भी कुछ अलग ग्रुप होता, तो हमारा प्रोडक्ट में वेरिएशन आ जाता। और यहाँ पे भी जो दोनों आर है वो आर ग्रुप अगर एल्काइल होता या फिर अगर वो आर ग्रुप एरोमेटिक होता, तो भी हमारा प्रोडक्ट में वेरिएशन आ जाता। और इसके लिए हमें इस रिएक्शन का, पैटर्नो-बुची रिएक्शन का मैकेनिज्म जानना थोड़ा सा ज़रूरी है। मैं मैकेनिज्म भी पूरा एक बार में नहीं बताऊंगा, जहाँ पे जितना ज़रूरत होगा उस हिसाब से बताते जाऊंगा। सबसे पहले अगर आपके पास एक कार्बोनिल कंपाउंड है और उस कार्बोनिल कंपाउंड को आप क्या कर रहे हो? फोटोसेंसिटाइज कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा? ये जो C डबल बॉन्ड O है उनमें से एक बॉन्ड होमोलाइटिक क्लीवेज करके 2 अलग से इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जनरेट करेगा, यानी कि 2 रेडिकल को जनरेट करेगा। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन को हमने एज ए डॉट रिप्रेजेंट किया, वो एक्चुअल में एज ए डॉट नहीं रहता। अगर कोई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे जो बॉन्ड था ऑलरेडी, वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अपर स्पिन वाला था, एक इलेक्ट्रॉन लोअर स्पिन वाला था। कोई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो अपर स्पिन और लोअर स्पिन मिला के ही होता है। तो अगर हमने फोटोसेंसिटाइज कर दिया तो उसके बाद भी वो स्पिन कैसा रहेगा? ऐसा ही रहेगा, एक अपर स्पिन वाला और एक लोअर स्पिन वाला। इस स्टेट को हम बोलेंगे, इस स्टेट को हम बोलेंगे सिंगलेट स्टेट, क्योंकि सिंगलेट में जो टोटल स्पिन है वो एक प्लस हाफ है और एक माइनस हाफ है। तो S इक्वल्स टू 0 हो गया और हमारा स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगा? 2 इंटू 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सिंगलेट स्टेट बोलते हैं। बट इन द नेक्स्ट स्टेप फोटोकेमिस्ट्री में सिंगलेट होने के बाद क्या होता है? इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होता है, ISC। इसको क्या बोलते हैं हम?
इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग में क्या होता है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो पहले अलग था अभी वो एक ही डायरेक्शन में आ जाएगा। ये भी अगर अपर है तो ये भी अपर हो जाएगा। तो ये जो अभी दोनों का स्पिन एक ही तरफ आ गया, ये हो गया हमारा ट्रिपलेट स्टेट। इसको हम बोलेंगे ट्रिपलेट स्टेट। तो ये इस स्टेट से पी स्टेट में आ गया। ट्रिपलेट क्यों? क्योंकि अभी जो स्पिन है हमारा टोटल स्पिन वो हो जाएगा प्लस हाफ यानी कि 1। सो स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमारा हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 3, यानी कि ट्रिपलेट स्टेट। अब ट्रिपलेट स्टेट होने के बाद फायदा क्या होगा, यहाँ पे हम थोड़ा इरेज कर देते हैं। अभी हमारे पास क्या आ गया, अभी हमारे पास ये ट्रिपलेट स्टेट आ गया। और कार्बोनिल कंपाउंड के साथ क्या था हमारे पास, एक एल्कीन था कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। अभी अगर इस ट्रिपलेट स्टेट के साथ उस एल्कीन का रिएक्शन करवाए तो क्या होगा, हमारे पास दो चांसेस रहेगा। एक होगा रिएक्शन अगर कंसर्टेड पाथवे से जाता है, कंसर्टेड पाथवे, और दूसरा होगा अगर नॉन कंसर्टेड पाथवे से अप्रोच होता है। कंसर्टेड पाथवे का मतलब क्या है, इसका मतलब ज्यादा कुछ नहीं। कंसर्टेड पाथवे मतलब सिंगल स्टेप में रिएक्शन आपको प्रोडक्ट दे देगा। और नॉन कंसर्टेड पाथवे मतलब मोर देन वन स्टेप लगेगा, इस रिएक्शन को अपने प्रोडक्ट पे पहुंचने के लिए। तो फर्स्ट केस में अगर ये कंसर्टेड पाथवे से जाता है, ठीक है, अगर ये कंसर्टेड पाथवे से जाता है तो रिएक्शन को आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे जो रेडिकल था दोनों तरफ, राइट हैंड साइड में भी एल्किन का एक डबल बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड ब्रेक क्यों होगा, एच न्यू के प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में ब्रेक होके जो दो रेडिकल फॉर्म करेगा उन दोनों के बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। और वो बॉन्ड फॉर्मेशन होने के तुरंत बाद हमको क्या मिल जाएगा, हमको प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है, हमको तुरंत बाद प्रोडक्ट मिल जाएगा। और ये हो गया आपका कंसर्टेड स्टेट। अब कंसर्टेड स्टेट में जो स्टार्टिंग एल्किन था, स्टार्टिंग एल्किन में अगर यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, सपोज R1, पीछे है आपका सपोज H, यहाँ पे अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है R2 और पीछे है सपोज हाइड्रोजन, तो वो एज इट इज रहेगा, R1 एंड R2। यहाँ पे भी आपको प्रोडक्ट में R1 एंड R2 एज इट इज मिलेगा। बट अगर हम नॉन कंसर्टेड पाथवे में इस रिएक्शन को प्रोसीड करते, नॉन कंसर्टेड पाथवे में, यहाँ पे R दो रेडिकल है और यहाँ पे एक एल्किन है, तो सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ एल्किन का एक बॉन्ड जनरेट होगा। ये जो ऑक्सीजन है उसके साथ एल्किन का एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ऑक्सीजन के साथ ही क्यों होगा, क्योंकि आप देखो कार्बोनिल कंपाउंड में दो जगह पे रेडिकल है, यहाँ पे एक रेडिकल है, यहाँ पे एक रेडिकल है। अब इन दोनों रेडिकल को अगर आप अलग अलग पार्ट मानते हो, इसको एक अलग पार्ट मानते हो, इसको एक अलग पार्ट मानते हो, तो आप बताओ कि कौन सा वाला पार्ट ज्यादा स्टेबल है और कौन सा वाला पार्ट कम स्टेबल है। ये जो पार्ट है नीचे वाला पार्ट जहाँ पे R लगा हुआ है, इसको हम एज ए 3 डिग्री रेडिकल एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। और रेडिकल हमेशा ध्यान रखना, रेडिकल स्टेबिलिटी इज समवट लाइक कार्बोकैटायंस स्टेबिलिटी। कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी हम जैसे जज करते थे, रेडिकल का स्टेबिलिटी भी हम वैसे ही जज करेंगे। तो हमें क्या पता है कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये 3 डिग्री रेडिकल भी क्या होगा, बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। अब आप बताओ, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसके ऊपर कोई भी पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं रह सकता, एंड दैट इज वाई ये जो ऊपरी वाला हिस्सा है यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर जो ये रेडिकल बैठा है, दिस इज वेरी अनस्टेबल और लेस स्टेबल। तो अनस्टेबल होगा तो वो क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो वही सबसे पहले रिएक्शन का शुरुआत करेगा। तो रिएक्शन कैसे होगा चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया इसके साथ इस एल्किन के इस पोर्शन का, तो ऑब्वियसली एल्किन में भी वो डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, क्या होगा, O
यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे हमारे पास एक रेडिकल है, यहाँ पे हमारे पास एक रेडिकल है। अब आप देखो, ये जो हमने लिख दिया रेडिकल, यहाँ पे जो पॉइंट लिखा, यहाँ पे जो पॉइंट लिखा, उनका एक्चुअल स्पिन क्या है? आपको अगर याद है, सबसे पहले हमने जो स्पिन दिखाया था ट्रिपलेट स्टेट में, आप राइट हैंड साइड में इस तरफ देखो, राइट हैंड साइड में ये जो मैंने ट्रिपलेट स्टेट दिखाया था, इस ट्रिपलेट स्टेट में देखो स्पिन किस तरीके का था, दोनों ही अपर स्पिन था, ट्रिपलेट स्टेट इसी के साथ रिएक्शन हो रहा था। तो यहाँ पे भी ये जो स्पिन रहेगा, ये वाला जो स्पिन रहेगा, ये अपर स्पिन होगा, और ऑक्सीजन जिस स्पिन से बॉन्ड बनाया है वो भी अपर स्पिन होगा, ये वाला स्पिन भी अपर स्पिन होगा। ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है उसके लिए एल्किन के इस पार्ट में कौन सा स्पिन रहना जरूरी था? बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हमेशा ऑपोजिट स्पिन चाहिए। ऑब्वियसली एल्किन में यहाँ पे लोअर वाला स्पिन था, तभी जाके ऑक्सीजन का अपर वाला स्पिन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, और ऑक्सीजन के नीचे का जो पार्ट है वहां पे भी अपर वाला स्पिन था, और एल्किन के ऊपर पार्ट में ये जो लोअर वाला स्पिन है वो एक्चुअल में पहले एक बॉन्ड का हिस्सा था एल्किन में, और बॉन्ड का हिस्सा बनने के लिए अगर ऊपर लोअर स्पिन है तो नीचे अपर स्पिन होना, मतलब अपोजिट स्पिन होना जरूरी है। तो नीचे एक अपर स्पिन था। अब आप देखो इस पिक्चर को बहुत अच्छे से, आप देखो इस पिक्चर को मैं और एक बार ड्रॉ करता हूँ। ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड तो बन चुका है, एक बॉन्ड बन चुका है, बाकी खाली है नीचे और एक कॉर्नर ऑफ द एल्किन। कार्बोनिल कंपाउंड के नीचे यहाँ पे क्या है? अपर स्पिन है, और यहाँ पे भी एक अपर स्पिन है। अभी अभी हमने दिखाया क्यों अपर स्पिन है। तो ये दोनों अपर स्पिन आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एक अपर स्पिन और दूसरा लोअर स्पिन का जरूरत है। तो क्या होगा, ये सिस्टम जाएगा, ये सिस्टम जाएगा स्पिन फ्लिपिंग के रास्ते में, ये सिस्टम स्पिन फ्लिप करेगा अपने में, तब जाके ये रिएक्शन कर पाएगा। क्योंकि आफ्टर स्पिन फ्लिपिंग इन दोनों का स्पिन कैसा होगा? ये तो अपर स्पिन ही रहेगा, लेकिन ये स्पिन हो जाएगा लोअर स्पिन। अब जब लोअर स्पिन हो गया तो ऑब्वियसली आसानी से ये दोनों बॉन्ड बना पाएंगे। अब ये स्पिन फ्लिप में टाइम लगता है, स्पिन फ्लिपिंग में टाइम लगता है, एंड दैट टाइम इज इनफ फॉर रोटेशन ऑफ दिस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो अभी तक हमने एल्किन में कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं लगाया था, लेकिन अगर एल्किन में हम सब्सटीट्यूट लगा दिए होते, एल्किन में अगर हम सब्सटीट्यूट लगा दिए होते जस्ट लाइक बिफोर, यहाँ पे R1, यहाँ पे R2, पीछे यहाँ पे हाइड्रोजन, पीछे यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ये हम जा रहे हैं नॉन कंसर्टेड पाथवे में, मतलब जहाँ पे एक से ज्यादा रिएक्शन स्टेप होगा। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे तो R1 है, यहाँ पे भी ऊपर के साइड में R2 है, बाकी पीछे जो रहना चाहिए हाइड्रोजन, यहाँ पे भी पीछे हाइड्रोजन है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे स्पिन फ्लिपिंग के लिए टाइम लगेगा, यहाँ पे भी अपर स्पिन है, यहाँ पे भी अपर स्पिन है, तो ऑब्वियसली स्पिन फ्लिपिंग के लिए टाइम लगेगा। एंड दैट टाइम में क्या हो जाएगा, ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेट कर जाएगा, इट विल रोटेट, एंड फॉर दिस रोटेशन नेक्स्ट स्टेप में हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? दो तरीके का ही हमारे पास प्रोडक्ट रहेगा। एक में जहाँ पे R1 ऊपर है, यहाँ पे R2 है, यहाँ पे पीछे हाइड्रोजन है, यहाँ पे पीछे हाइड्रोजन है, ये तो नॉर्मल प्रोडक्ट था, ये तो बनना ही था। लेकिन उसके साथ जो बॉन्ड रोटेशन वाला प्रोडक्ट है, बॉन्ड रोटेशन वाला प्रोडक्ट, वो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे R R, यहाँ पे ये तो R1 ही रहेगा ऊपर, और पीछे हाइड्रोजन रहेगा, लेकिन यहाँ पे ऊपर हाइड्रोजन आ जाएगा। यहाँ पे हमारा ऊपर हाइड्रोजन आ गया, और पीछे क्या चला गया? R2 चला गया, क्योंकि ये बॉन्ड रोटेशन के वजह से हुआ है। और बॉन्ड रोटेशन, CC बॉन्ड रोटेशन किस लिए हुआ है? क्योंकि बीच में स्पिन फ्लिप हुआ है, और वो फ्लिपिंग टाइम में बॉन्ड ने रोटेट कर दिया है। तो हम जो पढ़ रहे थे कि दो रास्ता हो सकता है, एक कॉन्सर्टेड और एक नॉन कॉन्सर्टेड पाथवे। तो कॉन्सर्टेड पाथवे में, जो कॉन्सर्टेड पाथवे था वहां पे हमारा सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो रहा था, और सिंगल स्टेप में रिएक्शन होने से पहले हमें इस तरीके का कॉम्प्लेक्स मिला। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सीप्लेक्स। एक्सीप्लेक्स, एक्सीप्लेक्स का मतलब क्या है? टेम्पोररी, इट इज टेम्पोररी स्टेबल, या फिर टेम्पोररीली स्टेबल चार्ज ट्रांसफर, CT, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। ये है एक्सीप्लेक्स का मतलब। और ये जो एक्सीप्लेक्स एक बार बन गया तो R1 एंड R2 का
ओरिएंटेशन ऑफ द ओरिजिनल एल्किन बिल्कुल सेम रहा, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो इसका ओरिएंटेशन डिपेंड करता है एल्किन का स्टीरियोकेमिस्ट्री के ऊपर। मतलब एल्किन में अगर सिस होगा तो हमारा प्रोडक्ट भी क्या आएगा, प्रोडक्ट भी सिस आएगा। एल्किन में अगर ट्रांस है तो हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा, हमारा प्रोडक्ट ट्रांस आएगा। और इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब रिएजेंट अगर सिस है, मान लो आप वहां से एक्सक्लूसिवली 100% सिस पाते हो, तो वो भी स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। अगर रिएजेंट में ट्रांस है, आप अगर रिएक्शन के बाद 100% ट्रांस प्रोडक्ट आपको मिलता है, वो भी स्टीरियो स्पेसिफिक है। अगर रिएजेंट सिस है, आपको अगर 100% ट्रांस मिलता है तो भी वो रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक है। आपको अगर ट्रांस रिएजेंट से 100% सिस प्रोडक्ट मिलता है, वो भी स्टीरियो स्पेसिफिक है। मतलब आपके पास जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो डिक्टेट करता है कि एंडिंग प्रोडक्ट क्या होगा। 100% वही होता है, दूसरा कोई प्रोबेबिलिटी नहीं रहता है। हमारे पास इन केस ऑफ पैटर्न नोबुची रिएक्शन अगर कंसल्टेड पाथवे में जाता है तो सिस से सिस एंड ट्रांस से ट्रांस होता है। हमारे पास ये वाला प्रोबेबिलिटी नहीं है। हमारे पास सिस अगर रिएजेंट में है, एल्किन में है तो सिस मिलेगा, अगर ट्रांस में है तो ट्रांस मिलेगा इन केस ऑफ कंसल्टेड पाथवे। अब आप समझोगे कैसे कि कंसल्टेड पाथवे कहाँ पे होता है। कंसल्टेड पाथवे होता है अगर एल्किन कुछ इस तरीके का हो, अगर एल्किन में दोनों तरफ सायनाइड CN ग्रुप लगा हुआ है, या फिर एल्किन में सायनाइड से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। सायनाइड क्या है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, जो इस डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है, उसी को हम, उसी टाइप के ग्रुप को हम इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप बोलते हैं। तो खास करके इस ग्रुप को आप ध्यान में रखना। और बाकी इससे भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अगर लगा हुआ है तो रिएक्शन जाएगा कंसल्टेड पाथवे में, तब जाके आपको स्टीरियो स्पेसिफिक मिलेगा। यानी कि सायनाइड अगर, दोनों सायनाइड अगर ऊपर लगा हुआ है, मतलब सिस है, तो आपका प्रोडक्ट भी क्या मिलेगा, आपका प्रोडक्ट भी कुछ इस तरीके से मिलेगा कि यहाँ पे एक सायनाइड, यहाँ पे एक सायनाइड। लेकिन अगर एक सायनाइड ऊपर की तरफ है और दूसरा सायनाइड नीचे की तरफ है, तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, आपको प्रोडक्ट में भी एक सायनाइड ऊपर की तरफ, दूसरा सायनाइड नीचे की तरफ, यानी कि सिस से सिस मिलेगा, ट्रांस से ट्रांस मिलेगा। तो रिएक्शन को आपको एग्जाम हॉल में पहचानने के लिए मैंने पर्टिकुलरली बता दिया कि सायनाइड सायनाइड वाला ग्रुप देखना, या फिर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अगर लगा है किसी एल्किन के दोनों तरफ, उसको आप ध्यान में रखना। साथ में चाहे कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कुछ भी हो। और नॉन कंसल्टेड क्या होगा, देखिए नॉन कंसल्टेड पाथवे में जहां पे एक से ज्यादा स्टेप यूज होता है, वहां पे हमें एक बार ट्रांस भी मिल गया, सॉरी एक बार सिस भी मिल गया और एक बार ट्रांस भी मिल गया। ये कभी भी मिल सकता है, कभी भी बोले तो अगर रिएजेंट में जो एल्किन हम यूज कर रहे हैं वो अगर ट्रांस है तो वहां से भी सिस प्लस ट्रांस ये मिल सकता है। और अगर वो सिस है, वो एल्किन जिसको हम यूज कर रहे हैं इन द फर्स्ट स्टेप, वो अगर सिस है तभी भी हमको सिस प्लस ट्रांस मिल सकता है। हो सकता है कि एक मेजर है दूसरा माइनर है, लेकिन मिलेगा हमें दोनों टाइप का ही कंपाउंड। और जब हमारे रिएजेंट के, यानी कि स्टार्टिंग मटेरियल के स्टीरियोकेमिस्ट्री के ऊपर प्रोडक्ट का स्टीरियोकेमिस्ट्री डिपेंड नहीं करता, उस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन। पिछला वाला क्या था, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, ये क्या हो गया, स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन। यहाँ पे भी हमने जो ये वर्ड दिया सिलेक्टिव, सिलेक्टिव क्यों, क्योंकि ये सिस एंड ट्रांस में कोई एक पोर्शन मेजर होगा, कोई एक पोर्शन माइनर होगा। तो स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन का भी, और कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा उसका भी मैं अभी बताता हूँ एग्जांपल। आपको याद है ना, स्टीरियो स्पेसिफिक कंसर्टेड प्रोसेस में स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन में अगर CN आपको दिखे, एग्जाम हॉल में आपको तो पहचानना पड़ेगा, अगर कोई भी कंपाउंड रहे कार्बोनिल, उसके साथ अगर आपको ऐसा एक एल्किन रहे जिसके दोनों तरफ CN लगा हुआ है या और कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तब जाके आप क्या करोगे, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन करोगे। और वो भी क्या, अगर CN सिस पे लगा हुआ है तो आप प्रोडक्ट बनाओगे सिस, अगर ट्रांस पे लगा हुआ है आप प्रोडक्ट बनाओगे ट्रांस। अब आते हैं स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन पे, ये आप कब करोगे, अगर आपको दिखे एग्जाम हॉल में कि कोई एल्किन के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, इसको हम और भी क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप या फिर
इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तीनों का मतलब सेम है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, चाहे आप इसको इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप बोलो या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बोलो, मतलब पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। अगर इस टाइप का एल्किन लगा हुआ है आपके कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, ठीक है, सपोज OMe, आप ध्यान रखना ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बट दैट डज नॉट मीन कि ये एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी है, तो वो क्या करेगा, बाय मेसोमेरिक इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा टू द पाई बॉन्ड। सो OMe भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ना कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये ध्यान रखना। या फिर आपको अगर नॉर्मल कोई एल्किल ग्रुप दिखे, यानी कि मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, इस टाइप का, तो इस टाइप का ग्रुप जब भी आप देखोगे, तब पैटर्नोबुची रिएक्शन में आप ध्यान रखना कि अगर आपके पास सिस है, एल्किल ग्रुप में अगर आपके पास सिस है, सपोज यहाँ पे एमी है, यहाँ पे भी एमी है, रिएक्शन हो रहा है आपका कोई भी कीटोन के साथ, यहाँ पे मैं RR कर देता हूँ, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैंने बताया था सिस भी बनेगा, ट्रांस भी बनेगा। तो पहले सिस बना लेते हैं, ये हो गया आपका सिस प्रोडक्ट, और ये हो गया आपका ट्रांस प्रोडक्ट। लेकिन मेजर कौन सा होगा, यही याद रखने वाला बात है। मेजर होगा ऑपोजिट वाला, मतलब अगर रिएजेंट सिस है तो ट्रांस मेजर होगा। सिस क्या होगा, सिस होगा माइनर, क्योंकि ये कौन सा पाथवे है, ये नॉन कंसर्टेड पाथवे है, मतलब एक से ज्यादा स्टेप में होता है, और एक से ज्यादा स्टेप होने के लिए बीच में आपको क्या जरूरत पड़ता है, मैंने दिखाया था स्पिन फ्लिपिंग का जरूरत पड़ता है। और स्पिन फ्लिपिंग होने का इतना टाइम चला जाता है कि उस टाइम में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रोटेट हो जाता है। तो मैक्सिमम आपको अगर रिएजेंट सिस है तो उसका ऑपोजिट वाला यानी कि ट्रांस वाला प्रोडक्ट मिलेगा एज ए मेजर प्रोडक्ट। वैसे ही अगर आपको इसी चीज को मैं लिखूं ट्रांस में, यहाँ पे एक एमी ग्रुप है और यहाँ पे नीचे एक एमी ग्रुप है, साथ में कोई भी आप कार्बोनिल कंपाउंड लगा दो, ये क्या था, ये ट्रांस था, तो प्रोडक्ट में सिस भी आएगा, प्रोडक्ट में ट्रांस भी आएगा। सिस कैसे आएगा, दिस इज योर सिस एंड ये होगा आपका ट्रांस। बट यहाँ पे मेजर कौन सा होगा, यहाँ पे क्योंकि स्टार्टिंग मटेरियल ट्रांस है तो मेजर होगा सिस, सिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। जनरेट दोनों ही होगा सिस एंड ट्रांस, बट सिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट देन ट्रांस। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एग्जाम में आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाए आप पहले ढूंढोगे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या फिर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो वो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होगा। अगर सिस है तो आपको सिस मिलेगा एक्सक्लूसिवली 100%, अगर ट्रांस है तो आपको ट्रांस मिलेगा। यहाँ पे अगर सिस है तो आपको सिस प्लस ट्रांस दोनों मिलेगा, बट ट्रांस मेजर होगा। अगर आपके पास ट्रांस है रिएजेंट तो यहाँ पे भी आपको सिस प्लस ट्रांस दोनों मिलेगा, बट सिस मेजर होगा। हो गया ये आपका एक नॉर्मल रूल। लेकिन यहाँ पे और भी क्वेश्चन पूछा जाता है पैटर्नोबुची से, जैसे कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप में किस टाइप का इंटरेक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर रहे तो किस टाइप का इंटरेक्शन होगा, कौन सा ऑर्बिटल उसमें जुड़ा हुआ है, कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसमें जुड़ा हुआ है, ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक होता है, फिर परपेंडिकुलर अप्रोच होता है या फिर पैरेलल अप्रोच होता है। तो इन सब को मैं एक ही मैकेनिज्म के थ्रू दिखा दूंगा। देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का कंसेप्शन आपका क्लियर हो गया है। अब आप पहले बताओ, जब आपके पास एक कार्बोनिल कंपाउंड रहता है और उस कार्बोनिल कंपाउंड को आप क्या करते हो, फोटोसेंसिटाइज करते हो, तो क्या होता है वो, तभी जाके रिएक्शन शुरुआत होता है। तो नॉर्मल कार्बोनिल ग्रुप में, नॉर्मल सी डबल बॉन्डों में ऑर्बिटल्स क्या क्या रहता है, ऑर्बिटल्स रहता है सिग्मा, पाई, एन, फिर पाई स्टार, ठीक है, ये सी डबल बॉन्डों में रहता है। इनमें से हमारा इंटरेस्ट है एन और पाई स्टार को लेके। इनिशियल कंडीशन में जब हमने सनलाइट नहीं दिया था, फोटोसेंसिटाइज नहीं किया था, तो यहाँ पे एन है, यहाँ पे पाई स्टार है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन भी है, पाई स्टार पूरा खाली है। अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे फोटोसेंसिटाइज कर दिया, इसको एक्साइट कर दिया, तो क्या होगा,
एन एक यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे पाई स्टार रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक नीचे रहेगा, इसको मैं डॉट कर रहा हूँ, और ऊपर एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके यहाँ पे चला गया, हमने फोटोसेंसिटाइज किया है। लेकिन हमारे पास जो एल्किन है, रिएक्शन में तो एल्किन भी रहेगा, हमारे पास जो एल्किन है, एल्किन में नॉर्मली पाई और पाई स्टार ये दोनों रहता है, और पाई में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। लेकिन एल्किन के साथ अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा होगा तो क्या है, वो डोनेटिंग ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई ऑर्बिटल में इंक्रीज कर रहा है। तो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, ऊपर मतलब एनर्जेटिकली ऊपर उठ जाएगा। जैसे कि इसका अगर इनिशियली ये लेवल था, यहाँ पे पाई स्टार, ये अगर इसका इनिशियल लेवल था, लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आते ही ये क्या हो गया, थोड़ा सा ऊपर उठ गया, मतलब पाई यहाँ पे चला गया, ये अपना नया पाई हो गया, ये अपना नया पाई स्टार हो गया। तो बाकी का मैं इरेज कर देता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ, इसको भी इरेज कर देता हूँ। अब आप देखो बहुत ध्यान से, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हमारा एल्किन जिसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। ये है हमारा एक्साइटेड स्टेट में, ये है हमारा ग्राउंड स्टेट में। तो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन भी होगा, कहाँ पे है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगने से ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन ऊपर उठ नहीं जाता, तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, पाई ऑर्बिटल में रहेगा। अब आप बताओ कि इनमें से किन दोनों में इंटरेक्शन होगा। ऑब्वियसली जो कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड के पास ग्राउंड स्टेट में इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन था। अब एक्साइटेड होने के बाद उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है इन ऑर्बिटल में, तो वो क्या चाहेगा, वो एक्सेप्ट करना चाहेगा। तो इसको आप लिखो, दिस विल एक्ट एज एक्सेप्टर एंड दिस विल एक्ट एज डोनर, ठीक है, ये एक्सेप्टर हो गया, ये डोनर हो गया। तो एक्सेप्ट कहां से करेगा, एक्सेप्ट करेगा पाई से एन पे। कार्बोनिल कंपाउंड जो कि एक्सेप्टर है, वो एल्किन कंपाउंड जिसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है जो कि डोनर है, उससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा फ्रॉम होमो टू होमो। ये क्या है, होमो है, ठीक है, ये होमो है और ये लुमो है, यहाँ पे भी ये लुमो है और ये क्या है, ये होमो है। तो यहाँ पे एक्सेप्ट कहाँ पे हुआ, होमो से होमो तक एक्सेप्ट हुआ। सो हम इन्हें लाइन ऐसे लिख सकते हैं कि अगर एल्किन के साथ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो कार्बोनिल कंपाउंड के साथ पैटर्नो-बुची रिएक्शन में कार्बोनिल कंपाउंड के साथ उसका होमो होमो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का ही इंटरेक्शन होगा, होमो होमो इंटरेक्शन होगा। ये फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, कौन से ऑर्बिटल से कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये देखो आपका पाई ऑर्बिटल है और ये आपका एन ऑर्बिटल है। सो पाई से एन ऑर्बिटल में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, पाई टू एन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। ये दूसरा आपके पास इंफॉर्मेशन है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन ये, सेकंड इंफॉर्मेशन ये, जहां से क्वेश्चन आ सकता है। और थर्ड और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि ये परपेंडिकुलर अप्रोच रखता है, ये जो इंटरेक्शन होगा ये परपेंडिकुलर अप्रोच रखेगा। एंड फोर्थ इज बहुत ही आसान है कि कार्बोनिल कंपाउंड एक्ट करता है एज एन एक्सेप्टर, और जो एल्किन कंपाउंड है वो एल्किन कंपाउंड एक्ट करता है एज ए डोनर, ठीक है। तो इन चारों इंफॉर्मेशन से आपको क्वेश्चन में एमसीक्यू के तौर पे पूछा जा सकता है। तो अभी हमने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ रिएक्शन देख लिया पैटर्नो-बुची का। अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास एक कार्बोनिल कंपाउंड है और उसके साथ एक एल्किन जिसके साथ अटैच्ड है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर अटैच्ड है तो कैसे रिएक्शन का अप्रोच होता है। फर्स्ट क्या होगा, ग्राउंड स्टेट में ये तो एन यहाँ पे था, यहाँ पे पाई स्टार था, एन में 2 इलेक्ट्रॉन था, इसको हमने क्या कर दिया, फोटोसेंसिटाइज कर दिया, एच न्यू दे दिया। तो क्या होगा, एन यहाँ पे रहेगा, पाई स्टार यहाँ पे रहेगा, अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा। ये हो गया विथ रिस्पेक्ट टू कार्बोनिल कंपाउंड। एल्किन के केस में क्या है, एल्किन के केस में अगर ये सिंपल एक एल्किन होता तो हम ऐसे लिखते कि पाई स्टार, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रहता, लेकिन हमारे पास एक
इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है जो कि लगातार इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट किए जा रहा है, तो क्या होगा, इसका एनर्जी थोड़ा डाउन हो जाएगा। मतलब यहाँ पे पाई आ जाएगा, पाई स्टार यहाँ पे आ जाएगा, बाकी इलेक्ट्रॉन अपने सेम जगह पे ही रहेंगे। उसी को अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे पाई स्टार, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। अब आप बताओ कि इन दोनों में इंटरेक्शन कैसे होगा। ये किसका है, ये है कार्बोनिल कंपाउंड का, ये है एक्साइटेड स्टेट में, ये काम करना चाहेगा एज एक्सेप्टर, ये काम करना चाहेगा एज डोनर। ये क्या है, एल्किन कंपाउंड जिसके साथ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, और ये है ग्राउंड स्टेट में। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है कि कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ पे एक्सेप्टर के तौर पे काम करना चाहे भी तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए इस पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को आइदर यहाँ पे जाना पड़ेगा, आइदर यहाँ पे जाना पड़ेगा। दोनों ही है थर्मोडायनेमिकली नॉन फिजिबल, मतलब थर्मोडायनेमिकली ये पॉसिबल ही नहीं है कि नीचे से ऊपर तक इलेक्ट्रॉन जाए। तो यहाँ पे रोल रिवर्स हो जाएगा। किस केस में, अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो यहाँ पे रोल रिवर्स हो जाएगा, और ये जो हमारा एक्सेप्टर था, ये एक्सेप्टर हमारा बन जाएगा डोनर, और डोनर बन जाएगा एक्सेप्टर। कैसे, जो लूमो है कार्बोनिल कंपाउंड का, वहां से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, कहाँ पे, लूमो ऑफ एल्किन में, लूमो ऑफ एल्किन में जाएगा ये इलेक्ट्रॉन। कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ पे काम करेगा एज ए डोनर, और एल्किन काम करेगा एज एन एक्सेप्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके रिगार्डिंग हमको क्या मिलेगा, लूमो लूमो इंटरेक्शन। एक तो हो गया लूमो लूमो इंटरेक्शन। चलिए पॉइंट के तौर पे लिखते हैं। यहाँ पे जैसे हमने 4 पॉइंट बनाया था, वैसे ही पॉइंट के तौर पे लिखेंगे कि अगर कार्बोनिल कंपाउंड के साथ एक एल्किन विथ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जैसे कि CN हो गया, ऐसा लगा हुआ है, तो फर्स्ट पॉइंट आएगा हमारा लूमो लूमो इंटरेक्शन। सेकेंड पॉइंट में आएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कौन से ऑर्बिटल से कौन से ऑर्बिटल में हुआ है, पाई स्टार से पाई स्टार। ओके, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है पाई स्टार से पाई स्टार। ये पाई स्टार है कार्बोनिल कंपाउंड का, ये पाई स्टार है एल्किन का। नेक्स्ट, पिछली बार क्या था, परपेंडिकुलर अप्रोच, अब ये क्या होगा, पैरेलल अप्रोच। यहाँ पे पैरेलल अप्रोच होगा। पैरेलल अप्रोच क्यों, क्योंकि यहाँ पे पाई के साथ, मतलब पाई स्टार के साथ पाई स्टार का इंटरेक्शन हो रहा है, दोनों ही क्या होता है, पैरेलल होता है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पैरेलल पाथवे में होगा, है ना। पिछली बार क्या था, एन था, नॉन बॉन्डिंग था, उसके साथ पाई का इंटरेक्शन हो रहा था, तो इसीलिए परपेंडिकुलर होने का चांसेस थे ज्यादा, तो यहाँ पे पैरेलल अप्रोच होगा। एंड फोर्थ इज, यहाँ पे जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो एक्ट करेगा एज ए डोनर, और जो आपके पास एल्किन कंपाउंड है वो एक्ट करेगा एज एक्सेप्टर। ठीक है, हो गया 4 पॉइंट। तो अभी तक हमने क्या क्या खत्म कर लिया, अभी तक हमने खत्म कर लिया कि CN इस टाइप का अगर ग्रुप रहेगा तो कैसे रिएक्शन होगा, अगर हमारे पास इस टाइप का ग्रुप रहेगा, या फिर अगर हमारे पास इस टाइप का ग्रुप रहेगा तो कैसा रिएक्शन होगा। और साथ में ये भी देख लिया कि पाई, एन, पाई स्टार, ये सब ऑर्बिटल कैसे इन्वॉल्व होते हैं। फिर होमो होमो इंटरेक्शन होगा या फिर लूमो लूमो इंटरेक्शन होगा, कौन एक्सेप्टर है कौन डोनर है, ये सब चीज हमने देख लिया। साथ में इंपॉर्टेंट चीज कि कौन सा रिएक्शन स्टीरियो सिलेक्टिव है एंड कौन सा रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक है, कौन सा रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक है, ये सब भी हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे रिजियो सिलेक्टिविटी का। अब हम देखेंगे कि रिजियो सिलेक्टिविटी कैसे यहाँ पे आप डिटरमाइन करोगे इन केस ऑफ पैटर्नोबुची रिएक्शन। अगर आपने स्टीरियो सिलेक्टिव एंड स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन को समझ लिया है तो रिजियो सिलेक्टिविटी आपको बहुत ही ज्यादा आसान लगेगा। सपोज अगर ये एक कार्बोनिल कंपाउंड है और उसके साथ एक एल्किन है जहां पे यहाँ पे OMe ग्रुप लगा हुआ है, तो आप बताओ इसका क्या प्रोडक्ट होगा। 2 प्रोबेबल प्रोडक्ट हो सकता है, एक तो ऑक्सीजन यहाँ पे रिएक्ट कर सकता है, दूसरा ऑक्सीजन यहाँ पे रिएक्ट कर सकता है। इसको हम बोलेंगे पाथवे A, इसको हम बोलेंगे पाथवे B। तो पाथवे A का प्रोडक्ट क्या होगा, पाथवे A का प्रोडक्ट होगा ऑक्सीजन, उसके साथ ये ऑक्सीजन रिंग तो बनेगा ही, OMe, यहाँ पे 2 R ग्रुप। ऑक्सीजन ने क्या किया, ऑक्सीजन ने इस एंड पे रिएक्शन किया। अब पाथवे B पे आते हैं। पाथवे B में क्या है, पाथवे B में ऑक्सीजन ऐसे रिएक्ट करेगा कि OMe इस तरफ रहे और दोनों R तो यहाँ पे ऑलरेडी था ही। अब बताओ कि इन दोनों प्रोडक्ट में
कौन सा वाला प्रोडक्ट मेजर होगा, उसी को हम बोलते हैं रीजियो सिलेक्टिविटी। रीजियो सिलेक्टिविटी मतलब ऑक्सीजन कौन सा रीजियन में, इस रीजियन में या फिर इस रीजियन में, कौन से रीजियन में सिलेक्टिवली अप्रोच करेगा एंड अटैच्ड होगा। तो इसको हम कैसे देखेंगे, आपको बस पता होना चाहिए कि रेडिकल स्टेबिलिटी किसका ज्यादा है किसका कम है। कार्बोनिल कंपाउंड में रेडिकल स्टेबिलिटी तो बहुत आसान है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे एक रेडिकल है, यहाँ पे एक रेडिकल है। इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं लेस स्टेबल, इट विल बी लेस स्टेबल, क्योंकि रेडिकल किसके ऊपर है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर है, तो इट विल बी लेस स्टेबल। और ये वाला पार्ट जो है इट विल बी हाईली स्टेबल, इट विल बी हाईली स्टेबल। बट आपके पास अगर एक ऐसा एल्किन है तो आप बताओ आफ्टर फोटोसेंसिटाइजेशन जो रेडिकल जनरेट होगा, कहाँ पे रेडिकल जनरेट होगा, यहाँ पे एक रेडिकल, यहाँ पे एक रेडिकल, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा इन दोनों रीजियन में से। आपको मैंने बताया था कि रेडिकल को आप कैसे ट्रीट करो, एज ए कार्बोकैटायन ट्रीट करो। तो रेडिकल का स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी के सिमिलर होगा। तो कार्बोकैटायन यहाँ पे अगर एक प्लस चार्ज रहता तो ऑक्सीजन का लोन पेयर उसको क्या करता, उसको स्टेबिलाईज कर देता। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 1 डिग्री कार्बोकैटायन यानी कि 1 डिग्री रेडिकल, तो इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, लेस होगा, इसका स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा लेस होगा। तो ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन में लेस के साथ रिएक्शन करेगा एंड सेकेंड स्टेप में हाई स्टेबल वाला रेडिकल के साथ रिएक्शन करेगा। मतलब ये है लेस स्टेबल इन द कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स और एल्किन में ये है लेस स्टेबल, तो ये दोनों पार्ट रिएक्शन करेंगे। तो क्या होगा हमारे पास, इसको पहले ऐसे लिखते हैं, ये प्रोडक्ट आएगा, यहाँ पे OMe है, यहाँ पे R है, यहाँ पे R है, यहाँ पे एक रेडिकल है, यहाँ पे एक रेडिकल है। अब क्या ये भी हाईली स्टेबल है, ये भी हाईली स्टेबल है, इन दोनों में रिएक्शन हो जाएगा तो हमारे पास ये कंपाउंड आएगा, दिस विल बी योर मेजर कंपाउंड। तो हमने जो पाथवे ए एंड पाथवे बी रखा था यहाँ पे, उनमें से पाथवे बी का प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा पाथवे बी का। बस रेडिकल स्टेबिलिटी के ऊपर बेस करके रिजियो सिलेक्टिविटी हमको डिटरमाइन करना है। अभी यहाँ पे दूसरा एक कंपाउंड आपको देता हूँ, सपोज ये एक कंपाउंड है और उसके साथ में ये एक कंपाउंड है जहाँ पे OMe लगा हुआ है। आप बताओ कैसे रिएक्शन होगा। पहले आप इमेजिन कर लो कि अगर ये डबल बॉन्ड नहीं रहता तो क्या क्या रेडिकल रहते, यहाँ पे एक रेडिकल, यहाँ पे एक रेडिकल, यहाँ पे एक रेडिकल, यहाँ पे एक रेडिकल। अब बताओ, ये तो आपको पता है लेस स्टेबल है, इन दोनों में कौन सा लेस स्टेबल है, ऑब्वियसली ये है 1 डिग्री रेडिकल और ये रेडिकल स्टेबिलाइज्ड बाय दोनों ऑक्सीजन का लोन पेयर। ठीक है, अगर ये कंपाउंड कुछ इस तरीके से होता, अगर ये कंपाउंड यहाँ पे हमने Ame लिखा होता तो भी ये ज्यादा स्टेबल होता। क्यों, क्योंकि ये जो रेडिकल है ये तब क्या होता 3 डिग्री और ये रेडिकल तब भी रहता 1 डिग्री, तो 3 डिग्री इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 डिग्री स्टेबिलिटी वाइज। तो ये भी क्या होगा, हाईली स्टेबल होगा और ये होगा लेस स्टेबल। तो हमको पता है कि लेस स्टेबल के साथ लेस स्टेबल का इंटरेक्शन होता है और हाई स्टेबल के साथ हाई स्टेबल का इंटरेक्शन होता है। तो हमको प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे प्रोडक्ट मिलना चाहिए कुछ इस तरीके का, यहाँ पे 2 pH ग्रुप और यहाँ पे 2 OMe ग्रुप हो गया। ये आपका मेजर प्रोडक्ट। ध्यान रखना दूसरा प्रोडक्ट भी जनरेट होगा लेकिन ये मेजर प्रोडक्ट होगा आपका। अब तीसरा एक केस देख लो आप। तीसरा केस में कार्बोनिल कंपाउंड को तो आप ऐसे ही लिख दो, लेकिन साथ में आप एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दो CN करके, तो क्या होगा। अब देखो इसको अगर आप रेडिकल फॉर्म में लिखोगे तो क्या होगा, रेडिकल फॉर्म में यहाँ पे एक रेडिकल, यहाँ पे और एक रेडिकल, अब यहाँ पे एक रेडिकल, यहाँ पे एक रेडिकल। साइनाइड को अगर हम खोल के लिखेंगे तो ऐसा होगा। तो गलती से भी ऐसा मत कर दीजिएगा कि यहाँ से एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया तो ये पॉजिटिव चार्ज या फिर रेडिकल स्टेबल हो गया। दिस इज नॉट फिजिबल, क्योंकि इसका 2 रीजन है। 2 रीजन क्या है, एक तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं स्टेबल होगा, दिस विल बी अनस्टेबल। आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज स्टेबल ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड जैसे हम बोलते हैं वाइसी वर्सा मतलब अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के ऊपर ज्यादा स्टेबल रहेगा। नाइट्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल भी नहीं रह सकता, बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। एंड मोर ओवर दैट दिस इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप।
तो ये रेडिकल क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा या लेस स्टेबल हो जाएगा। और लेस स्टेबल के साथ लेस स्टेबल का रिएक्शन होता है, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो फाइनली हमारा इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे पीएच, यहाँ पे पीएच और यहाँ पे सीएन, ये होगा आपका मेजर प्रोडक्ट। तो आपका रिजियो सिलेक्टिविटी का भी कंसेप्शन क्लियर हो गया। अब हमने एकदम पहले क्या कहा था कि कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स के साथ पैटर्नो-बुची रिएक्शन में कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स के साथ एल्किन का भी रिएक्शन हो सकता है, लेकिन एल्काइन का भी रिएक्शन हो सकता है। अभी तक हमने एक भी एल्काइन का रिएक्शन नहीं देखा। एल्काइन का रिएक्शन पैटर्नो-बुची में कैसे होगा, कार्बोनिल कंपाउंड को तो आप एक नॉर्मली लिख दो कुछ भी, उसके साथ सपोज अगर एक एल्काइन लगा हुआ है, मैं यहाँ पे R1 यहाँ पे R2 ये कर देता हूँ इस R और R से डिफरेंट करने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप में तो पैटर्नो-बुची रिएक्शन की तरह एक 4 मेंबर्ड रिंग जनरेट होगा जिसके कॉर्नर में ऑक्सीजन है। इस रिंग को हम क्या बोलते थे, इस रिंग को हम ऑक्सीटेन बोलते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे तो ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का रिंग जनरेट होगा। यहाँ पे R R, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड है। यहाँ पे R1, यहाँ पे R2। तो इस टाइप के रिंग को हम क्या बोलते हैं, जहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, इस टाइप के रिंग को हम ऑक्सीटीन बोलते हैं। ये बस एमसीक्यू के लिए आप जान के रखो कि एक ऑक्सीटेन होता है, दूसरा ऑक्सीटीन होता है। तो फर्स्ट हमारा ऑक्सीटीन रिंग जनरेट हो गया। लेकिन स्पेशलिटी क्या है, पैटर्नो-बुची रिएक्शन में अगर हमने एल्काइन यूज किया तो उसका स्पेशलिटी है कि यहाँ पे रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा। इसके बाद होगा हमारा मेन स्टेप विच इज रिंग ओपनिंग। और रिंग ओपनिंग ऐसा होगा, आप ध्यान में रखना, रिंग ओपन आप बहुत तरीके से कर सकते हो। रिंग ओपनिंग ऐसा होगा कि इनिशियल कार्बोनिल कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है, मतलब इस रिंग के तरफ आप देखो, ये जो ऑक्सीटीन रिंग है, इस ऑक्सीटीन रिंग के तरफ आप देखो, इसके बीच में सपोज इस रिंग को अगर आपने ऐसे ओपन कर दिया कि ये बॉन्ड यहाँ पे गया, ये बॉन्ड यहाँ पे गया, तो क्या हो जाएगा, तो वापस हमको यही कंपाउंड मिलेगा, यही वाला कार्बोनिल कंपाउंड मिलेगा, यही वाला एल्काइन मिलेगा। तो आपको रिंग इस तरीके से ओपन करना है ताकि इनिशियल कंपाउंड जेनरेट ही ना हो, ठीक है, इस तरीके से आपको रिंग ओपन करना है। देखो तो फिर क्या आता है, इसको अगर आप खोल के लिखोगे R1 R2, उसके बाद एक डबल बॉन्ड आ गया इस जगह पे डबल बॉन्ड आ गया। उसके बाद क्या है, एक R2 है, तो यहाँ पे एक R2, उसके बाद एक सिंगल बॉन्ड, फिर एक कार्बोनिल कंपाउंड और यहाँ पे R1 था ही। तो ये होगा आपका फाइनल प्रोडक्ट इन केस ऑफ पैटर्नो-बुची रिएक्शन विथ एल्काइन। तो हमारा पैटर्नो-बुची रिएक्शन खत्म हो चुका है। आपको थोड़ा सा और एक तकलीफ दूंगा क्योंकि बहुत जगह पे CSIR नेट गेट में थोड़ा डीप में जाके क्वेश्चन पूछा जाता है पैटर्नो-बुची रिएक्शन के ऊपर। तो एक और चीज मैं आपको बताऊंगा कि अभी तक हमने कार्बोनिल कंपाउंड का ये जो दो ग्रुप लगा हुआ है, ये एरोमेटिक है या एल्काइल है, इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि ये बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है पैटर्नो-बुची रिएक्शन को। हमने सिर्फ एल्किन के बारे में ही ध्यान दिया कि एल्किन के साथ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा, रिजियो सिलेक्टिविटी क्या होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन हम अभी क्या करेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड यानी कि जो कीटोन हम यूज कर रहे हैं या फिर एल्डिहाइड हम यूज कर रहे हैं, वो अगर एरोमेटिक है तो क्या हो सकता है, अगर एलिफेटिक है तो क्या हो सकता है, उसके बारे में देखेंगे। अगर एरोमेटिक कीटोन हम यूज करते हैं, एरोमेटिक कीटोन अगर हम यूज करते हैं, देन ऑलवेज इंटर सिस्टम क्रॉसिंग ISC ऑकर्स। इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि आपने देखा होगा कि जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसके ऊपर अगर हम H nu अप्लाई करते हैं, सनलाइट अप्लाई करते हैं, तो वो पहले सिंगलेट स्टेट में जाता है कुछ इस तरीके से, और उसके बाद फिर इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होता है तो वो ट्रिपलेट स्टेट में जाता है जहाँ पे दोनों स्पिन सेम है। तो कभी कभार क्या होता है, सिंगलेट स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट जाने का ये जो प्रोसेस है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, वो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग नहीं होता है। एरोमेटिक कीटोन में हमेशा इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होगा और हमें जो मिलना चाहिए था, कंसर्टेड प्रोसेस हो चाहे नॉन कंसर्टेड प्रोसेस हो, स्टीरियोकेमिस्ट्री जैसा होना चाहिए था, मेजर प्रोडक्ट जैसा होना चाहिए था, वैसे ही होगा। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द केसेस पैटर्नो-बुची रिएक्शन में आपको एरोमेटिक कीटोन दिया जाता है या फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड दिया जाता है। लेकिन अगर कभी आपके पास एलिफेटिक एल्डिहाइड आए, कोई रिएक्शन में आपको दिखाई दे
कि आपके पास एलिफेटिक कीटोन दिया हुआ है एक, सपोज लाइक दिस, जहां पे दोनों तरफ एमी ग्रुप लगा हुआ है यानी कि एसीटोन, और उसके साथ एल्किन का, जो भी एल्किन है उस एल्किन का कंसेंट्रेशन बहुत हाई है, कंसेंट्रेशन वेरी हाई, ऐसा मेंशन कर दिया जाए तो आप ध्यान रखना, एक पर्टिकुलर लाइन ध्यान रखना कि एलिफेटिक कीटोन cannot perform intersystem crossing in the presence of high concentration of alkene। तो क्या होगा अगर ये ISC परफॉर्म नहीं कर पाया इन द प्रेजेंस ऑफ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ एल्कीन, तो सिंगलेट स्टेट के साथ रिएक्शन होगा, जो कि नॉर्मली नहीं होता है। सिंगलेट स्टेट के साथ सिंगलेट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड के साथ एल्कीन का रिएक्शन होगा। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि नॉर्मली पैटर्नो-बुची रिएक्शन में ट्रिपलेट स्टेट के साथ रिएक्शन होता है हमेशा, बट अगर कंसेंट्रेशन वेरी हाई है एल्कीन का और आपके पास एक एलिफेटिक कीटोन है, कोई एरोमेटिक ग्रुप नहीं लगा हुआ है, इन दैट केस आपका कौन से स्टेट के साथ रिएक्शन होगा? तब आंसर होगा सिंगलेट स्टेट के साथ आपका रिएक्शन होगा। बट अगर ये कंसेंट्रेशन वेरी हाई ना हो के नॉर्मल कंसेंट्रेशन हो तो वापस से ट्रिपलेट स्टेट के साथ और सिंगलेट स्टेट के साथ दोनों के साथ ही रिएक्शन हो सकता है। तो ये दो इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन दोनों इंफॉर्मेशन को आप ध्यान में रखिएगा। एंड दिस इज द एंड ऑफ पैटर्नो-बुची रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट और एक रिएक्शन के पास जाएंगे, विच इज फोटोइनोलाइजेशन रिएक्शन। फोटोइनोलाइजेशन रिएक्शन में आपको ढूंढना क्या है? एग्जाम हॉल में आप पहचानोगे कैसे फोटोइनोलाइजेशन रिएक्शन आपको दिया गया है या फिर परफॉर्म करना होगा? आपको ऑर्थो एल्किल एरोमेटिक कीटोन इस टाइप के कंपाउंड को ढूंढना है और उसमें गामा हाइड्रोजन है कि नहीं, प्रेजेंस ऑफ गामा हाइड्रोजन, ये दोनों चीज आपको देखना है। तो ऑर्थो एल्किल एरोमेटिक कीटोन का स्ट्रक्चर कैसा होगा? अगर आपके पास इस टाइप का एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पे PHCO है और यहाँ पे सपोज एक मिथाइल ग्रुप है, तो इस कंपाउंड में आप देखो ये एक एरोमेटिक कीटोन है, ये वाला पार्ट आपका कीटो पार्ट है, कीटो पार्ट के साथ दोनों तरफ एरोमेटिक ग्रुप लगा हुआ है, तो ये हो गया एरोमेटिक कीटोन। ठीक है, ये आपका एरोमेटिक कीटोन हो गया। इस ऑर्थो पोजीशन में उसके साथ एक एल्किल ग्रुप लगा हुआ है एंड दैट इज व्हाई इट कैन बी कंसिडर्ड एज ऑर्थो एल्किल एरोमेटिक कीटोन। फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हुआ। उसके बाद आप देखो कि गामा हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट है कि नहीं। ये रहा आपका कार्बोनिल ग्रुप, उसके रिस्पेक्ट में ये है अल्फा पोजीशन, ये आपका बीटा पोजीशन और ये आपका गामा पोजीशन। अब CH3 को आप खुल के ऐसे लिख सकते हो CH2H, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका गामा हाइड्रोजन हो जाएगा। अब अगर इस रिएक्शन को आप फोटोसेंसिटाइज कराओ, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ लाइट रिएक्शन कराओ, तो आपको क्या मिलेगा? आपको क्या मिलेगा? इन द फर्स्ट स्टेप हमेशा, जैसे मैंने पैटर्नो-बुची रिएक्शन में आपको दिखाया था, ये एक्साइटेड होके ये कंपाउंड सिंगलेट स्टेट में जाएगा। बीच में जो है वही लिखना है आपको, ये गया सिंगलेट स्टेट में। उसके बाद क्या होता है? ट्रिपलेट स्टेट में जाता है ये कंपाउंड। ठीक है, ये तो सिमिलर हो गया। अब ट्रिपलेट स्टेट के कंपाउंड के साथ ये आपको जानना जरूरी क्यों है? अगर दोनों का ही स्ट्रक्चर सेम होता है तो, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभार पूछ लिया जाता है कि आप ग्राउंड स्टेट से ही रिएक्शन करवा रहे हो या फिर सिंगलेट स्टेट से या फिर ट्रिपलेट स्टेट से। तो आंसर क्या होगा कि हम ट्रिपलेट स्टेट से इस रिएक्शन का शुरुआत करेंगे। अब ट्रिपलेट स्टेट में इसी को आप ऐसे अरेंज करके लिखो ताकि C डबल बॉन्ड O यहाँ पे रहे, PH यहाँ पे रहे और CH3 को आप CH2H ऐसे लिख सकते हो। अब आप क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में? नेक्स्ट स्टेप में ये जो गामा हाइड्रोजन है दैट विल बी एब्स्ट्रैक्टेड और कंज्यूम्ड बाय ऑक्सीजन। तो ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा और ये बॉन्ड इधर जाएगा। एक्चुअल में ऐसे नहीं होता क्योंकि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन का एक साथ ट्रांसफर नहीं होता। ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है और फोटोकेमिकल रिएक्शन में हमेशा होमोलाइटिक क्लीवेज होता है और जो दो इलेक्ट्रॉन मिलता है उन दोनों को आपस में ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशन दिखाया जाता है। बॉन्ड ब्रेकिंग भी अगर आप दिखाओगे तो आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा और उसके बाद बॉन्ड फॉर्मेशन भी आप दिखाओगे तो आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा। तो होता तो वैसे ही है, लेकिन आपका प्रोडक्ट पाने के सुविधा के लिए कि फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस टाइप से रिएक्शन मैकेनिज्म को याद रखते हैं। तो फाइनली आपके पास अभी क्या होगा? ये दोनों डबल बॉन्ड तो रहेंगे, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा,
यहाँ पे OH, यहाँ पे PH और ये आपका डबल बॉन्ड CH2। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका इनॉल। यहाँ पे इन ग्रुप भी है और ऑल ग्रुप भी है। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि कीटो इनोल टॉटोमराइजेशन हो गया। लेकिन क्योंकि ये H न्यू के प्रेजेंस में हुआ है, यानी कि फोटोकेमिकल रिएक्शन है ये, तो इसीलिए इसको हम फोटो इनोलाइजेशन ऐसे बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका फोटो इनोलाइजेशन। और फोटो इनोलाइजेशन का प्रूफ कभी कभार मांगा जाता है कि ये जो फोटो इनोलाइजेशन हुआ है, इसका कोई प्रूफ अगर आपसे मांगा जाए, 2 नंबर का कोई या 5 नंबर का क्वेश्चन हो, तो आप क्या करोगे? आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि ये जो बना है इनॉल, उस इनॉल के साथ बाकायदा डायल्स-एल्डर रिएक्शन परफॉर्म करवाया जा सकता है इन रियल लाइफ। और जो प्रोडक्ट मिलेगा, उस प्रोडक्ट को हम अलग भी कर सकते हैं। ये क्या है? ये है डाइइनोफाइल। दिस इज अ डाइइनोफाइल। डायल्स-एल्डर रिएक्शन में एक डाई इन होता है और उसके साथ एक डाइइनोफाइल होता है। इन दोनों का रिएक्शन को ही हम डायल्स-एल्डर रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे भी इन दोनों के बीच में एक रिएक्शन होगा और हमको फाइनली क्या प्रोडक्ट मिलेगा? वी विल गेट दिस प्रोडक्ट। यहाँ पे OH, PH, डबल बॉन्ड COOMe, यहाँ पे भी COOMe, नीचे 2 हाइड्रोजन और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ऑलरेडी एक बेंजीन रिंग था। तो ये होगा आपका प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट रिएक्शन मीडियम से रिकवर किया जा सकता है। इसका मतलब ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। दैट मीन्स दिस इज अ प्रूफ अगेंस्ट फोटो इनोलाइजेशन। दूसरी चीज क्या है? फोटो इनोलाइजेशन होने के पीछे ये हमारा जो ट्रांजिशन स्टेट बना है, उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है कि 6 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट जो फोटो इनोलाइजेशन में जनरेट होता है, दैट इज हाईली स्टेबल। ठीक है, तो ये हो गया फोटो इनोलाइजेशन। पैटर्न नोबुची हमने कर लिया, फोटो इनोलाइजेशन हमने कर लिया। अब हमारे पास बचा हुआ है ऑक्सा डाइपाई मिथेन रीअरेंजमेंट और इंट्रामोलिक्यूलर 2+2 साइक्लो एडिशन। तो हम पहले देखते हैं ऑक्सा डाइपाई मिथेन रीअरेंजमेंट क्या है और कोई भी क्वेश्चन को देख के आप कैसे पहचानोगे कि उसमें ऑक्सा डाइपाई मिथेन रीअरेंजमेंट पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। ऑक्सा डाइपाई मिथेन रीअरेंजमेंट ये जानने से पहले मैं एक बार आपको बता देता हूं कि डाइपाई मिथेन रीअरेंजमेंट क्या है। ऑक्सा पार्ट को आप छोड़ दीजिए, डाइपाई मिथेन रीअरेंजमेंट क्या है, तो उससे आपका एक आइडिया लग जाएगा। ऑक्सा डाइपाई मिथेन रीअरेंजमेंट आसान हो जाएगा आपके लिए। सपोज हमारे पास ये क्या है? दिस इज 1,4 डाई इन। 1,4 डाई इन क्यों? अगर हम नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3 एंड 4, तो 1 एंड 4 पोजीशन में 2 डबल बॉन्ड है, आपको डाइइन मिल गया। इसको हम दूसरे तरीके से भी नाम दे सकते हैं। अगर हम इस एल्किन बॉन्ड को, इस ओलिफिन बॉन्ड को अगर हम प्राइमरी मानते हैं, तो उसके रिगार्डिंग ये पोजीशन क्या हो जाएगा? अल्फा, ये पोजीशन क्या हो जाएगा? बीटा, और ये पोजीशन क्या हो जाएगा? गामा। अब आप देखो, आपको देखना है कि गामा बीटा अनसैचुरेशन प्रेजेंट है कि नहीं कंपाउंड में। यहाँ पे गामा बीटा अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। कंपाउंड में दूसरा क्राइटेरिया आपको क्या देखना है? कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड है कि नहीं, यानी कि डाइइन है कि नहीं। उन डाइइन में से कोई भी एक इन के रेस्पेक्ट में आपको गामा बीटा अनसैचुरेशन देखना होगा। और इस टाइप के कॉम्प्लेक्स को अगर आप सेंसिटाइज करोगे, फोटो सेंसिटाइज, यानी कि H न्यू दैट इज लाइट से एक्साइट करोगे, तो क्या होगा? अल्फा एंड गामा, इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो अल्फा गामा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, कौन सा वाला? ये CC बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, अल्फा गामा CC बॉन्ड फॉर्मेशन। और अगर ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है तो हमको क्या मिलेगा? एक प्रोपाइल ग्रुप मिलेगा। ठीक है, प्रोपाइल ग्रुप मिलेगा इस टाइप का। प्रोपेन के साथ अगर कोई पार्ट लगा हुआ है तो हम इसको क्या बोलते हैं? प्रोपाइल ग्रुप। नेक्स्ट इज, ये भी आप ध्यान रखना, 2,3 ये बॉन्ड, ये जो CC बॉन्ड है, ये ब्रेक हो जाएगा और 2,4 CC बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब आप देखो कैसे इसको पहचानोगे। जो कंपाउंड आपने लिखा था, उसी कंपाउंड को मैं और एक बार ड्रॉ करता हूं। ये रहा आपका अल्फा, ये बीटा, ये गामा।
अगर हम नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग शुरुआत से करना पड़ेगा 1 2 3 4। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा फोटोसेंसिटाइज करने के बाद? फर्स्ट पॉइंट है कि अल्फा गामा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। आप यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट वहीं पे था कि अल्फा गामा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो अल्फा गामा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो डबल बॉन्ड है इस डबल बॉन्ड को यहाँ पे अटैक करना पड़ेगा। और अगर हम ऐसे करते हैं तो हमारे पास ये कंपाउंड जनरेट होगा। ये रहा गामा पोजीशन, ये रहा बीटा पोजीशन, ये रहा अल्फा पोजीशन। और इस वाले ग्रुप को हम क्या कह सकते हैं? प्रोपाइल ग्रुप भी कह सकते हैं। दिस इज प्रोपाइल ग्रुप, जो कि क्राइटेरिया 2 में था कि प्रोपाइल ग्रुप फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ अल्फा गामा बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया और प्रोपाइल ग्रुप भी जनरेट हो गया, बट दिस इज योर रॉन्ग कंपाउंड। ये कंपाउंड सही नहीं है। क्यों? 3 नंबर क्राइटेरिया क्या था कि बॉन्ड 2-3 के बीच में ब्रेक हो जाएगा, नया बॉन्ड जनरेट होगा 2-4 के बीच में। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है, ये आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पे अटैक अपने आप नहीं करेगा। इसको यहाँ पे अटैक करवाने के लिए 2 और 3 कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है उसको पीछे से मैं क्यों बोल रहा हूं? ताकि बाद में स्टीरियो केमिस्ट्री समझाने के वक्त आपको आसानी हो। तो ये पीछे से बीटा कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। तो क्या हो गया? बीटा कार्बन एक्चुअल में क्या है? 4 नंबर कार्बन। तो 2 नंबर कार्बन और 3 नंबर कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो गया। ब्रेक होके 4 नंबर कार्बन पे अटैक किया। तो आपका प्रोडक्ट में 2-4 बॉन्ड तैयार होगा और अल्फा गामा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ये रहा 1, ये रहा 2, ये आपका 4 था, ये 3 नंबर कार्बन था और ये 5 नंबर कार्बन था। 5 नंबर कार्बन कौन सा था? गामा। 4 नंबर कार्बन कौन सा था? बीटा। 3 नंबर कार्बन कौन सा था? अल्फा। तो हमको अल्फा गामा बॉन्ड फॉर्मेशन होते हुए दिखाई दिया। हमको यहाँ पे एक प्रोपाइल ग्रुप भी हमको मिल गया और यहाँ पे 2-4 बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया एंड 2 और 3 के बीच में बॉन्ड ब्रेकिंग भी हो गया। तो ये जो 3 क्राइटेरिया था, ये 3 क्राइटेरिया हमारा फुलफिल हो गया और इसी 3 क्राइटेरिया को आपको ध्यान रखना पड़ेगा प्रोडक्ट लिखने के वक्त। इसको अच्छे से लिखते हैं विथ स्टीरियो केमिस्ट्री। और स्टीरियो केमिस्ट्री लिखने के लिए सपोज यहाँ पे एक R1 ग्रुप मैंने दे दिया, पीछे यहाँ पे आपका हाइड्रोजन रहेगा। अब देखो फोटोसेंसिटाइज हमने किया। आपको अगर क्वेश्चन में ऐसा कंपाउंड दिया जाए तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे? सबसे पहले चेक करोगे यहाँ पे डाइन कॉम्प्लेक्स है कि नहीं। हाँ, ये डाइन कॉम्प्लेक्स है। अब वो डाइन में कोई एक एल्किन बॉन्ड के रिस्पेक्ट में बीटा गामा अनसैचुरेशन है कि नहीं। ऑब्वियसली ये रहा अल्फा, ये रहा बीटा, ये रहा गामा। तो बीटा गामा अनसैचुरेशन आपको मिल गया डाइन कॉम्प्लेक्स में। तो आप क्या करवाओगे? तो आप सीधा जाओगे डाई पाई मीथेन रीअरेंजमेंट रिएक्शन में। कैसे होगा रीअरेंजमेंट? यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके ड्रॉ करता हूं ताकि आपको समझने में कोई भी परेशानी ना हो। यहाँ पे R1 ग्रुप लगा हुआ था, पीछे यहाँ पे हाइड्रोजन है। नंबरिंग अप कर दो, नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4। और दूसरा किस टाइप का नंबरिंग आप करोगे? अल्फा, बीटा और यहाँ पे गामा। तो क्या होगा हमारा? 2-3 बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, 2-4 बॉन्ड जनरेट होगा। मतलब ये जो बॉन्ड है 2-3, ये पीछे से अटैक करेगा। ये ऐसे पहले पीछे से जाके 4 नंबर कार्बन पे अटैक करेगा, तभी जाके 2-4 बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और 2-3 बॉन्ड ब्रेक करेगा। और जब ये 4 पोजीशन पे अटैक करेगा तब ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड ऊपर से अल्फा पोजीशन को अटैक करेगा। ये आप ध्यान रखना, ये ऊपर से अटैक करेगा अल्फा पोजीशन को। और अल्फा पोजीशन को अटैक करने के बाद हमारे पास अल्फा गामा CC बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। ये भी हमारा क्राइटेरिया था। तो हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा फाइनली? आप देखो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड 4 नंबर कार्बन के साथ ये लग गया और बाकी आपका एक प्रोपाइल ग्रुप जनरेट हो गया। ये 1, ये 2, ये 4, ये 3 था और ये 5 था। 3 मतलब ये अल्फा था, 5 मतलब ये गामा था, 4 मतलब ये बीटा था। और एक चीज आप भूल रहे हो, कौन सा वाला चीज? स्टीरियो केमिस्ट्री। 3 पोजीशन पे, यहाँ पे आप देखो 3 पोजीशन पे एक R ग्रुप लगा हुआ था, R1 ग्रुप, जो कि हमारे तरफ था, ऊपर के तरफ। तो उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा, R1 हमारे तरफ ही रहेगा और पीछे हाइड्रोजन रहेगा। पोजीशन किसका चेंज होगा? 2 पोजीशन से जब अटैक हुआ था, ये अटैक पीछे के साइड से हुआ था 4 नंबर कार्बन पे,
तो ये डबल बॉन्ड क्या होगा, पीछे चला जाएगा। इसको अगर आप ऐसे ड्रॉ करते हो तो यहाँ पे आएगा आपका R1, दिस विल बी योर R1, पीछे जाएगा आपका H, यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं था, मतलब 2 हाइड्रोजन, लेकिन ये जो बॉन्ड है ये वाला बॉन्ड आपका पीछे चला गया। दिस विल बी योर स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ डाइपाइमिथेन रीअरेंजमेंट। लेकिन हमारे पास क्या है, ऑक्सा डाइपाइमिथेन रीअरेंजमेंट। हमको पढ़ना है ऑक्सा डाइपाइमिथेन रीअरेंजमेंट। तो डाइपाइमिथेन के साथ ऑक्सा पार्ट जुड़ गया, मतलब चेंज क्या हुआ है, कुछ भी नहीं, एक कीटो ग्रुप आ गया है। दिस इज योर इनिशियल प्रोडक्ट। पहले इनिशियल प्रोडक्ट में यहाँ पे कोई कीटो ग्रुप नहीं था, अब एक कीटो ग्रुप आ गया है और इसको आप नाम क्या दोगे, बीटा गामा अनसैचुरेटेड कीटोन। बस यही आपको एग्जाम हॉल में पहचानना होगा कि आपके पास कोई बीटा गामा अनसैचुरेटेड कीटोन है कि नहीं। यहाँ पे भी नंबरिंग आप करो, बाकी सब रूल सेम रहेगा, 1 2 3 4। अब जो 3 पोजीशन है वही अल्फा है, जो 4 पोजीशन है वही बीटा है, और जो 5 पोजीशन है जिसको हम 5 नंबर नहीं देते वो क्या है, वो गामा कार्बन है। क्राइटेरिया हमारा सेम रहेगा। इसको अगर आप फोटो सेंसिटाइज करोगे तो क्राइटेरिया सेम रहेगा, क्या, 2-3 बॉन्ड ब्रेक होगा, उसके जगह पे 2-4 बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अल्फा गामा ये वाला कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और उस वजह से हमको एक प्रोपाइल ग्रुप भी देखने को मिलेगा इस टाइप का। तो ये 3 क्राइटेरिया यहाँ पे आप अप्लाई करो और बताओ प्रोडक्ट क्या होगा। मैं इसको यहाँ पे और एक बार ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे कीटो ग्रुप है और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन है। फर्स्ट ये 2-3 बॉन्ड ब्रेक होके 4 नंबर पे अटैक करेगा, और वो कैसे अटैक करेगा, पीछे से। स्टीरियोकेमिस्ट्री मैंने बताया था, ये पीछे से ऐसे अटैक करेगा, और 2-3 बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अब ये जो गामा कार्बन था वो गामा कार्बन वाला डबल बॉन्ड ऊपर से अटैक करेगा, ऊपर से 3 नंबर कार्बन पे, यानी कि अल्फा कार्बन पे अटैक करेगा। ये जो 3 नंबर कार्बन है वो अल्फा है, ऊपर से यहाँ पे अटैक करेगा। तो फाइनली वी विल गेट, हमको मिलेगा ये कंपाउंड जहां पे ये है 2, ये है 4 नंबर कार्बन, ये अल्फा यानी कि 3 नंबर कार्बन, ये गामा यानी कि 5 नंबर कार्बन। तो इसी को आप विथ स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर लिखोगे तो क्या करना होगा, बस कीटो ग्रुप जिस कार्बन के साथ लगा हुआ है उसको पीछे डालना है, बाकी सब सेम रहेगा। दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सा डाइपाइमिथेन रीअरेंजमेंट। अब एक एक्चुअल एग्जांपल देख लेते हैं। एक्चुअल एग्जांपल में हम थोड़ा स्टीरियोकेमिस्ट्री भी देखेंगे। 2 फिनाइल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, फिर सपोज यहाँ पे एक फिनाइल ग्रुप है, पीछे एक हाइड्रोजन है, फिर यहाँ पे एक कीटो ग्रुप है, ठीक है। इसको आपने क्या किया, फोटो सेंसिटाइज किया। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें ऑक्सा डाइपाइमिथेन रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं। देखो ये कीटो कंपाउंड है और उस कीटो के अल्फा पोजीशन ये रहा, बीटा पोजीशन ये रहा और गामा पोजीशन ये रहा। तो हम कह सकते हैं कि ये बीटा गामा अनसैचुरेटेड कीटोन है, ठीक है। बीटा गामा अनसैचुरेटेड कीटोन है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऑक्सा डाइपाइमिथेन ODMP रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। अब आप दूसरा वाला नंबरिंग भी कर दो जैसे हम करते थे, 1 2, अल्फा मतलब 3, बीटा मतलब 4 और गामा मतलब 5। तो सबसे पहले 2-3 वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ब्रेक होके कहाँ पे जाएगा, पीछे से अटैक करेगा। पीछे से कहाँ पे अटैक करेगा, 4 नंबर कार्बन पे अटैक करेगा पीछे से। और उसी के साथ साथ ये जो बीटा गामा के बीच में एक पाई बॉन्ड है, ये ऊपर से अटैक करेगा अल्फा कार्बन पे। ये ऊपर से अल्फा कार्बन पे अटैक किया तो हमारे पास क्या जनरेट होगा। हमेशा आप कार्बोनिल ग्रुप से ड्रॉ करना शुरू कीजिएगा, वो आसान होगा। यहाँ पे ऐसे एक लाइन खींच दो, ये कौन से कॉर्नर पे टच करेगा, ये टच करेगा 4 नंबर कार्बन पे, क्योंकि ये खुद है 2 नंबर कार्बन। हमारे पास 2-4 ये CC बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और उसके साथ इस टाइप का एक प्रोपाइल रिंग जनरेट होगा। 3 कौन सा है, ये रहा आपका 3 और ये रहा आपका 5। अल्फा कौन सा था, 3 मतलब अल्फा, 4 मतलब बीटा और 5 मतलब गामा। और बाकी का जो सब्सटीट्यूएंट्स था वो भी आप बिठा दो एक एक करके। 5 नंबर कार्बन पे यानी कि गामा कार्बन पे क्या था, 2 फिनाइल ग्रुप था, तो यहाँ पे आप 2 फिनाइल ग्रुप को अटैच कर दो। 4 नंबर कार्बन पे क्या था, कुछ भी नहीं था। फिर 3 नंबर कार्बन पे क्या था,
एक फिनाइल ग्रुप ऊपर, एक हाइड्रोजन नीचे। तो 3 नंबर कार्बन पे इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक फिनाइल ग्रुप ऊपर, एक हाइड्रोजन नीचे। और स्टीरियोकेमिस्ट्री के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा तो पड़ेगा कहाँ पे? ये जो कार्बोनिल ग्रुप 4 नंबर कार्बन पे अटैक किया था 2 पोजीशन से, वो वाला पार्ट पीछे चला जाएगा। तो इसको आप कैसे ड्रॉ करोगे? यहाँ पे 2 पीएच ग्रुप, उसके साथ एक साइक्लोप्रोपाइल रिंग। पीएच ग्रुप दोनों जहां पे लगा हुआ है वो कौन सा वाला कार्बन था? गामा वाला कार्बन। तो सपोज इसको अगर हम बीटा बोलेंगे तो ये अल्फा हो जाएगा। बीटा के साथ अभी पीछे से लगा हुआ है कार्बोनिल ग्रुप CO और साथ में पीएच, ये होगा इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री। और अल्फा कार्बन में पहले से ही था ऊपर एक फिनाइल ग्रुप और पीछे एक हाइड्रोजन। दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है ऑफ ऑक्सा डाइपाइमिथेन रीअरेंजमेंट विथ स्टीरियोकेमिस्ट्री। अब एक बार देख लेते हैं कि हमारे पास ऑक्सा डाइपाइमिथेन जो भी ऑप्शन दिया गया है क्वेश्चन में, उसमें कोई ऑक्सा डाइपाइमिथेन रीअरेंजमेंट है या नहीं है। यहाँ पे आप देखो लेफ्ट हैंड साइड में सेकेंड वाला ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में एक कीटो ग्रुप भी है और एक एल्किन ग्रुप भी है। अब देखिए कि जो एल्किन ग्रुप है कीटो ग्रुप के कौन से पोजीशन में है। अगर हम इस तरफ से देखते हैं तो अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। तो यहाँ पे गामा डेल्टा के बीच में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे तो ऑक्सा डाइपाइमिथेन रीअरेंजमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर हम इस तरीके से देखते हैं इस साइड से, तो यहाँ पे रहा अल्फा, यहाँ पे रहा बीटा और ये हो जाएगा आपका गामा। तो कीटो ग्रुप के रेस्पेक्ट पे बीटा गामा पोजीशन पे अनसैचुरेशन है यानी कि डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे ऑक्सा डाइपाइमिथेन रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो इसको करके देखते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा। हम अब थोड़ा थोड़ा करके क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा आपका कंपाउंड। अब इस कंपाउंड में अगर इस तरफ से हम देखेंगे तो अल्फा, बीटा, यहाँ पे गामा, यहाँ पे डेल्टा, तो ऑक्सा डाइपाइमिथेन रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैंने अभी दिखाया कि इस तरफ से अगर हम देखेंगे तो ये रहा आपका अल्फा, ये रहा बीटा एंड ये रहा गामा। तो बीटा गामा अनसैचुरेशन प्रेजेंट है कीटो ग्रुप के रेस्पेक्ट में। सो यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सा डाइपाइमिथेन रीअरेंजमेंट। अब हम कैसे करेंगे इस रीअरेंजमेंट को? आप पहले नंबरिंग कर दीजिए इसको। ऑक्सीजन का नंबर 1, उसके बाद 2, अल्फा मतलब 3, बीटा मतलब 4 और गामा मतलब 5। क्राइटेरिया क्या था? 2-3 वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, वो बॉन्ड ब्रेक होके 2-4 वाला बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो ये कैसे होगा? ये है आपका 2-3, ये जो बॉन्ड है ये है 2-3। ये पीछे से जाके अटैक करेगा कहाँ पे? 4 नंबर कार्बन पे। 4 नंबर मतलब बीटा वाला कार्बन पे अटैक करेगा। और उसी के साथ सेकेंड क्राइटेरिया क्या था? सेकेंड क्राइटेरिया था कि अल्फा और गामा के बीच में CC बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, तभी जाके हमको एक प्रोपाइल ग्रुप मिलने का चांस है। अल्फा गामा के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन तभी होगा जब ये डबल बॉन्ड अल्फा पोजीशन को ऊपर से अटैक करेगा, यहां से अल्फा पोजीशन को अटैक करेगा। अब इस फिगर को आप कैसे ड्रॉ करोगे? 2-3 के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो गया था और 2 और 4 के बीच में बॉन्ड ऐड हो गया था, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। बाकी का सेम रहेगा, ये सीधा जाके बीटा कार्बन पे लगा, ठीक है, ये सीधा जाके बीटा कार्बन पे लगा। बाकी ऐसे है, बीटा कार्बन के साथ जो अल्फा कार्बन लगा हुआ था यानी कि 3 नंबर कार्बन, वो गामा कार्बन के साथ यानी कि 5 नंबर कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर चुका है। लेकिन अल्फा कार्बन और भी एक चीज के साथ जुड़ा हुआ है, दैट इज दिस बॉन्ड। जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हमने ऐसे ड्रॉ किया। अब आप देखो आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर इस टाइप का सिचुएशन आए जहां पे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस प्रोडक्ट को कैसे ओपन करके कैसे इना ओपन स्ट्रक्चर लिखोगे, क्योंकि आपको ऑप्शन में जो आपको एमसीक्यू में ऑप्शन मिलेगा वो सब ओपन स्ट्रक्चर दिया हुआ रहेगा ऑप्शन में, तो आपको इसको इस फॉर्मेशन में रखना नहीं है, आपको ओपन स्ट्रक्चर में ड्रॉ करना है। आप कैसे करोगे? सिंपल टेक्निक है कि काउंट द नंबर ऑफ रिंग्स, ठीक है, कितने मेंबर्ड रिंग्स है और कितना रिंग है ये आपको काउंट करना पड़ेगा। चलिए एक एक करके काउंट करते हैं। पहला है ये आपके पास 3, 4, 5, ये क्या हुआ? आपके पास एक 5 मेंबर्ड रिंग आ गया, ठीक है। अब दूसरा हम देखेंगे, कलर दूसरा चूज कर लेते हैं। ये आपके पास है 1, 2,
3 4, यहाँ पे 2 है, एक बॉन्ड नहीं है, ये 4 5, ये भी आपका एक 5 मेंबर्ड रिंग आ गया। फिर दूसरे कलर से अगर हम देखेंगे 1 2 3, एक साइक्लोप्रोपाइल रिंग तो होना ही था आपको, तो एक 3 मेंबर्ड रिंग भी मिल गया। अभी भी एक रिंग हमारा बाकी है, कौन सा बाकी है, मैं रेड कलर से दिखाने का कोशिश कर रहा हूं, आप देखो 1 2 3 4 5 6, ये रहा आपका एक 6 मेंबर्ड रिंग। तो आपको इस स्ट्रक्चर को ऐसे ड्रॉ करना होगा जहां पे एक 5 मेंबर्ड और एक 5 मेंबर्ड, एक 3 मेंबर्ड और एक 6 मेंबर्ड रिंग रहे। तो कैसे ड्रॉ करोगे, इसका भी एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूं। हमारे पास क्या है, एक 5 मेंबर्ड और एक 5 मेंबर्ड, एक 3 मेंबर्ड और एक 6 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है। तो इसको भी मैं इरेज कर देता हूं ताकि यहां पे हम ड्रॉ कर पाए। अब सबसे पहले कार्बोनिल ग्रुप को आप ड्रॉ कीजिए, कार्बोनिल ग्रुप ड्रॉ हो गया। उसके बाद सबसे बड़ा वाला रिंग कौन सा है, सबसे बड़ा वाला है 6 मेंबर्ड रिंग, दिस इज द बिगेस्ट रिंग। तो 6 मेंबर्ड रिंग को आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ये देखो ये एक 6 मेंबर्ड रिंग हो गया। 6 मेंबर्ड रिंग में आपको क्या करना है, दो 5 मेंबर्ड रिंग निकालना है, एक 3 मेंबर्ड रिंग निकालना है। सो ये हो गया आपका एक 5 मेंबर्ड रिंग, ये हो गया आपका दूसरा 5 मेंबर्ड रिंग, और ये ऑटोमेटिकली हो गया एक 3 मेंबर्ड रिंग। दिस इज 5 मेंबर्ड, दिस इज 5 मेंबर्ड, दिस इज 3 मेंबर्ड, और ये टोटल रिंग है 6 मेंबर्ड। ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हो। सो दिस विल बी योर प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन में ये जो लेफ्ट हैंड साइड कॉलम का कंपाउंड 2 है, कंपाउंड 2 किसके साथ मैच करेगा, इट विल मैच विथ पी, ऑक्सा डाइपाई मीथेन रीअरेंजमेंट। अब थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं, क्योंकि इसके रिगार्डिंग भी जो रिएक्शन हमें जरूरत है वो हमने पढ़ लिया है। ये क्या होगा, दिस इज, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज ऑर्थो एल्काइल एरोमेटिक कीटोन। मतलब यहाँ पे जो कीटो ग्रुप है, ये जो कीटो ग्रुप है इसके एक तरफ फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, दैट मीन्स दिस इज एरोमेटिक कीटोन, और ऑर्थो पोजीशन में एक मिथाइल ग्रुप यानी कि अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये हो गया आपका ऑर्थो एल्काइल एरोमेटिक कीटोन। और हमने क्या देखा था, ऑर्थो एल्काइल एरोमेटिक कीटोन को आप फोटो सेंसिटाइज करोगे तो आपको फोटो इनोलाइजेशन प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, मैंने कहा था डबल बॉन्ड ओ को इधर लिखने के लिए, और CH3 जो भी अल्काइल ग्रुप है उसको ऐसे लिखने के लिए ताकि एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट के लिए रहे। और एक कंडीशन था फोटो इनोलाइजेशन का कि गामा हाइड्रोजन अवेलेबल होना चाहिए। अब कीटो ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये रहा आपका अल्फा पोजीशन, ये रहा आपका बीटा पोजीशन, और ये रहा आपका गामा पोजीशन। ऑब्वियसली गामा हाइड्रोजन हमारे पास प्रेजेंट है इस कंपाउंड में, तो फोटो इनोलाइजेशन होगा। कैसे होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे गया, ये यहाँ पे आएगा, और ये यहाँ पे आएगा, बाकी ये बेंजीन रिंग है। तो वी विल गेट द प्रोडक्ट लाइक दिस, यहाँ पे डबल बॉन्ड OH Me एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, दिस इज योर इनॉल। तो कंपाउंड 3 किसके साथ मैच किया, कंपाउंड 3 मैच किया ऑप्शन इस के साथ राइट हैंड साइड में। बाकी क्या है हमारे पास, बाकी है हमारे पास कंपाउंड ए। और कंपाउंड ए को आप नजदीक से देखोगे, ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पे एक C डबल बॉन्ड O यानी कि कीटो ग्रुप मौजूद है, और यहाँ पे एक एल्किन ग्रुप यानी कि डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। तो आपको लग सकता है कि पैटर्नो-बुची रिएक्शन का यहाँ पे एक चांस है, क्योंकि पैटर्नो-बुची रिएक्शन होने के लिए हमको एक एल्डिहाइड या कीटोन चाहिए, उसके साथ एक एल्किन या फिर एक एल्काइन चाहिए, और साथ में फोटोसेंसिटाइजेशन। और एज ए रिजल्ट हमको प्रोडक्ट क्या मिलता है, एक ऑक्सीटेन मिलता है, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीटेन। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा इस कंपाउंड में, कि अगर आपके पास एलाइल कीटोन है, यहाँ पे सिर्फ कीटोन नहीं है, आप अगर ध्यान से इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो इस कीटो ग्रुप के एलाइल पोजीशन में एक अनसैचुरेशन है, डबल बॉन्ड। तो इस टाइप के एलाइल कीटोन अगर हमारे पास मौजूद रहता है और साथ में अगर कोई डबल बॉन्ड है, तो रिएक्शन हमेशा इन दोनों के बीच में होगा, यानी कि इंट्रामोलिक्यूलर 2+2 फोटोसाइक्लो एडिशन। अगर ये एलाइल ग्रुप नहीं होता, ये एलाइल ग्रुप अगर नहीं होता, तब हम पैटर्नो-बुची पे जाते। बट यहाँ पे इस ग्रुप के साथ इस ग्रुप का रिएक्शन होगा, यानी कि इंट्रामोलिक्यूलर 2+2 साइक्लो एडिशन। तो 1 किसके साथ मैच किया, R के साथ। अभी हमने देखा था कि 2 किसके साथ मैच किया, ऑक्सा डाइपाई मीथेन रीअरेंजमेंट के साथ, और 3 मैच किया फोटो इनोलाइजेशन के साथ। तो फाइनल आंसर क्या होगा, आप ऑप्शन देखो,
ऑप्शन में बी में है IR के साथ, 2P के साथ एंड 3S के साथ। सो बी विल बी योर करेक्ट चॉइस।